the entire Ladakh issue that's happening right now? I'm totally in support of Sonam Wangchuk. You know why? Because देखो 4-5 रीजन है. पहली बात तो ये समझो कि सेंसिटिव एरिया है, एक तरफ पाकिस्तान है और वहाँ कारगिल के शिया मुस्लिम्स हैं. 99 में आपको पता है 130 किलोमीटर आईबी में पाकिस्तान अंदर आया हुआ था. हमने अपना एरिया वापस लिया. 500 कुछ जवानों की जाने गई उसमें, 1,500 करीब जख्मी हुए. एंड बड़ी मुश्किल से किसका सपोर्ट था? लोकल लोगों का सपोर्ट था. उसके बिना कभी कहीं भी फौज कामयाब नहीं होती. तो कारगिल के लोग हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है. ईस्टर्न लद्दाख जो है वहाँ पर आप देखो पूरा चाइनीज़ बॉर्डर है, जहाँ 4 साल पहले हमारी चाइना के साथ 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, और अभी भी टेंशन है वहाँ. दोनों साइड से 20 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं. तो एक ऐसा स्टेट जो बॉर्डर स्टेट है, जिसके दोनों तरफ दो हमारे जो दुश्मन है, दोनों की लंबी बाउंड्री लगती है. तो ये नहीं भूलना चाहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को कि ये जितनी लड़ाइयाँ वहाँ हुई हैं 1947 से लेके आज तक, या सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन तो चैप्टर ही अलग है. कौन लोग हैं जो इन पोस्टों पे जाके, इन हाई एल्टीट्यूड में जाके देश के लड़े? लद्दाखी लोग, लद्दाख स्काउट्स. तो लद्दाख ऐसी वीरों की भूमि है, ये लोगों को पता नहीं है कि एक कल रिंचन थे जो तुर्तुक एरिया है, 700-800 किलोमीटर टेरिटरी उन्होंने कैप्चर करके दी भारत को. वो महावीर चक्र बाहर हैं, वो लद्दाखी हैं. सोनम वांगचुक उनके नाम के ही 99 के अंदर महावीर चक्र एज अ मेजर वहाँ पे. तो और लद्दाख स्काउट्स के जवानों को बहुत सिंपल हार्डी लोग, अपने खेतों में लोग होते वैसे टफ लोग हैं. तो ये बात आप समझ लो ना, मैंने आपको स्ट्रेटजिक इशू बता दिया. अब इनकी डिमांड क्या है कि देखो 97% ट्राइबल है पॉपुलेशन, तो यार इनको ट्राइबल एरिया घोषित करने में क्या प्रॉब्लम है? 6 शेड्यूल इज नथिंग बट गिविंग यू ट्राइबल एरिया स्टेटस. इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से इंडस्ट्री नहीं आती. इसका मतलब ये है जो डेवलपमेंट होगी ये लोग डिसाइड करेंगे हमें क्या चाहिए. करेक्ट. हम यहाँ से किसी को पोस्ट कर दें, किसी आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस को, फौजी को, वहाँ यार उसने 2 साल रहना है, 3 साल रहना है, उसे वापस आ जाना है. वो महसूस लद्दाख की ज़मीन को लद्दाख के ही लोग महसूस कर सकते हैं. तो 6 शेड्यूल तो बिल्कुल गिवन है, दे देना चाहिए इनको. फिर इतनी बड़ी टेरिटरी है पूरी लद्दाख की, 1 लोकसभा सीट है क्योंकि पॉपुलेशन कम है. एक पॉसिबल नहीं है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अपने 5 साल में पूरा लद्दाख में जाके लोगों से मिलना. इतना दुर्गम रास्ते हैं. सो ये डिमांड है कि कारगिल को अलग सीट दे दो और लेह को अलग सीट दे दो. 2 MP बना दो वहां से, बिल्कुल जायज़ है क्योंकि वास्ट एरिया. और 1 सीट और देने में कोई मुझे लगता नहीं, थोड़े से रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा, कोई वो नहीं है. नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो कहते हैं जो जैसे हर स्टेट में स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा की है, यूपी की है, वो अपनी स्टेट की भर्तियों के लिए, तो कहते हैं हमारे लिए भी ऐसे ही कर दो. हम क्यों किसी और पे डिपेंड करें? जो भी लद्दाख में नौकरियां लगनी है, हमारे नौजवानों को, लड़के लड़कियों को मिले. और वो कहते हैं हमारी भी एक असेंबली बना दो, एक यूनियन टेरिटरी है, हमारे को भी यूनियन टेरिटरी विद असेंबली दे दो, हमारे भी 30-40 MLA कर दो, तो हमारा भी चीफ मिनिस्टर, हम डिसाइड करें. आप दे दो जितने पैसे देने हैं, उसके हिसाब से लद्दाख विल डिसाइड. तो मुझे इन चीज़ों में कोई पॉलिटिक्स नज़र नहीं आती है अननेसेसरली. हम और सोनम वांगचुक का आप कैरेक्टर देखो, उसका बैकग्राउंड देखो. यार दीपक, इस देश में कम्युनिटी लीडर हैं कहाँ? पॉलिटिकल लीडर हैं, वो भी पार्टी रोज चेंज कर लेते हैं. किसका हम विश्वास करें? ये एक ऐसा इंसान है जिसने पूरी जिंदगी एजुकेशन में इनोवेशन के लिए दे दी, और एनवायरनमेंट को जितना वो समझता है कोई नहीं समझता. एंड मैं बहुत बार मिला हूं इसको. मैं जो हियाल ये यूनिवर्सिटी बनाई वहां भी गया हूं, जो इसका स्कूल है वहां कई बार गया हूं. सो आई हैव सीन हिज वर्क ना, मैंने इसका काम देखा है ग्राउंड पे. यार ये अलग किस्म का इंसान है, बहुत साइंटिफिक सोच है इस इंसान की, एंड वेरी वेरी पेट्रियोटिक इंडियन इज. तो उस पर क्यों हम डाउट करें यार? बात तो करो. अभी दिक्कत क्या हो रही है? लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोग सुन क्यों नहीं रहे? लोग मींस इट हैज टू बी द रूलिंग पार्टी हैज टू लिसन टू. उनके मैनिफेस्टो में था ना. करेक्ट. भी 2019 में इन्होंने ही कहा था सारी चीजें जो वो मांग रहा है, प्रॉमिस की थी. जो वहां का MP बना, बीजेपी की भारी जीत हुई वहां. अब वो कहता है तुमने प्रॉमिस किया था, क्यों नहीं कर रहे पूरा? वो पूरा नहीं हो पा रहा, अब मना कर दिया. तो बट क्या टेक है ऑन द एंटायर प्रोटेस्ट? डू यू थिंक द प्रोटेस्ट विल हेल्प? इट डज रेज वॉइस. देखो इट डज रेज वॉइस ना, लोगों तक बात पहुंच रही है. पहली बात तो इट इज अ क्लाइमेट फास्ट. एनवायरनमेंट के, तो एनवायरनमेंट के बारे में दीपक जागरूक होना बहुत जरूरी है. हम लद्दाख का बेड़ा गर्क हो जाएगा
अगर हम वहाँ के पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे। आप देख रहे हो हिमाचल का क्या हाल है, हम देख रहे हैं उत्तराखंड का क्या हाल है। रोज तो हमारे फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, और कहीं ब्रिज टूट जाता है, कहीं टनल फूट जाती है, कहीं, मतलब वी आर प्लेइंग वेरी हेल विद आवर एनवायरनमेंट। हमारे पास एक ही हिमालय है। अगर हम सोचते हैं हमारे देवता हिमालय में वास करते हैं, हमारी नदियां हिमालय से आती हैं, तो यार थोड़ा ध्यान रख लो उनका, क्योंकि अगर हिमालय गया तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। बिकॉज हमारा टेम्परेचर, हमारा वाटर, हमारा सब कुछ तो हिमालय पे डिपेंडेंट है। उस पे हम बेधड़क सड़कें बनाएंगे, टनल बनाएंगे डेवलपमेंट के, वहाँ पे अगर हम खनिज पदार्थों के लिए माइनिंग करेंगे, बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, टूरिस्ट जो आता है वहाँ फोटो खिंचवाता है, और सारा का सारा पानी में, इंडस के अंदर मैं बता नहीं सकता, आप जब सर्दियों में इंडस नीचे जाती है, आपको किनारों के ऊपर इतना प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक। लेह में लोकल लोग कम है, टूरिस्ट ज़्यादा हैं, वहाँ कोई सीवर का सिस्टम नहीं है, वो गाड़ियों से सीवर क्लियर करना पड़ता है, ह्यूमन वेस्ट होटल्स में। ये पानी नहीं है वहाँ पे, देयर इज नो वाटर। मतलब हम तो डीजल वहाँ इतना जलता है जनरेटर्स का, तो समथिंग इज रॉन्ग। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉर्डर एरियाज, फ्रेजाइल एरियाज हैं, रेस्ट्रिक्ट करें, टूरिज्म को भी रेस्ट्रिक्ट करें, और इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो अगली पीढ़ियों के लिए अगर बचा के रखना है सब तो। और टूरिज्म तो चलो सर मेरे को लगता है बढ़ता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ट्रैवल करते रहेंगे, तो टूरिज्म को कर्ब करना, आई डोंट नो हाउ मच। कर्ब इज रॉन्ग वर्ड, रेगुलेट। रेगुलेट यार वो जाए ना जो वो कर सकता है। जब एक बड़ी एसयूवी लेके आप खरदुंगला को या उसको क्रॉस करते हो, आप दे दो 10,000 रुपए ग्रीन टैक्स। आप बियर लेके जा रहे हो, इतना वहां मजे करोगे, फोटो खींचोगे, शूट करोगे, दे दो ना कुछ पैसे। लेट्स हैव अ ग्रीन पुलिस वहां पे जो सफाई करे आपके पूरा, जब गंद छोड़ के जाओगे वहां पे। सो यू हैव टू रेगुलेट टूरिज्म भाई, अंधाधुंध थोड़ी हो सकता है। हाँ, एंकरेज करो ट्रैकिंग, एंकरेज करो ग्रुप्स। मैं ये नहीं कहा माउंटेनियरिंग के ग्रुप, ट्रैकिंग के ग्रुप, बच्चों को आने दो, देश के वहाँ घूमने दो, देखने दो। ये रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले एक आधी फ्लाइट होती थी, अब कई बार दिन में 10-12 फ्लाइट होती हैं एक दिन, और सारी फ्लाइट बुकड है। और उनको एक चीज़ देखो, सोनम ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि हम सुसु करते हैं, 5 लीटर पानी बहा देते हैं, यही हमारी आदत है। वहाँ भी अच्छे होटलों में रहते हैं। एक लद्दाखी 5 लीटर में सारा दिन गुजार देता है यार, और पानी है नहीं वहां। पानी की भयंकर समस्या है वहां। तो ये हमारे माइंड में। तो मैं खुद सीईओ हूं सेव द हिमालयाज फाउंडेशन का, मैं खुद लद्दाख से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे, और मैं वहां रहा हूं 2 टेन्योर किए, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सारा कुछ नहीं दे सकते, एक आधी चीज़ तो मानो ना, जिससे कि लगे कि हाँ देयर इज अ मूव फॉरवर्ड। एंड कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आजकल, आई मीन स्पेशली लद्दाख में हो रहा है, वो सोनम वांगचुक हिमसेल्फ हैड टू पिच इन, मेक वीडियोस, पोस्ट इट ऑन ट्विटर, टैग द पीएम, टैग द होम मिनिस्टर, टैग एवरीबडी। मीडिया ने तो दिखाया ही नहीं। मीडिया ने कुछ दिखाया नहीं। अब ट्विटर पे दिख रहा है तो लोग रीट्वीट कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, इट्स ओनली यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिनसे। और बड़ी अच्छी बात है दीपक कि आपने अच्छा किया मेरे से पूछा। मेरे टच में इतने बच्चे हैं और सब ऐसे ही बात करते हैं आपकी तरह, तो ये मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। कोई नेगेटिव, जब मैं सोनम वांगचुक को रीट्वीट करता हूं या सोनम वांगचुक के इंस्टाग्राम हैंडल में मैं कमेंट करता हूं, मुझे कोई नेगेटिव वो नहीं आती। इसका मतलब बात लोग समझ रहे हैं, यंग जनरेशन भी, कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं। चलिए सर, आई होप इवन थ्रू दिस पॉडकास्ट जो हमने डिस्कस किया, जो हमने बातें छेड़ी, और कहीं ना कहीं यू हैव पोज्ड अ सॉल्यूशन आल्सो कि कर्ब नहीं कर सकते बट रेगुलेट कर सकते हैं। एंड समहाउ समवेयर देयर इज अ नीड टू रेगुलेट दीज थिंग्स। तब जाके बात हायर अथॉरिटीज तक पहुंचेगी, तब जाके रूलिंग पार्ट, क्योंकि लेट्स फेस इट, दे नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट? ऐसा नहीं है दैट दे आर कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ अनअवेयरनेस। उनको पता है हो क्या रहा है। देयर इज सम अदर प्रोपेगेंडा और एजेंडा विच इज व्हाई इट्स नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बट अब वो क्या हो रहा है, सोल्यूशंस क्या है, आई एम श्योर दे नो द सोल्यूशंस ऑल्सो। कहीं ना कहीं मे बी इट्स द इलेक्शन, मे बी इट्स विनिंग वोट्स, मे बी इट इज running one more term. I don't know what the solution is. I don't know what the agenda is. I don't know. चलो we'll leave. इसलिए मैं कहना अवॉइड पॉलिटिक्स। हाँ, मैं तो let's not. इक्विडिस्टेंस, आई मेंटेन इक्विडिस्टेंस। मैंने जो आज अन्याय की बात कर रहे हैं, मैंने इनको अन्याय करते हुए देखा है और सबको सब रंगों में देखा हुआ है। Right. इसलिए इनकी तो बात करना अपने पॉडकास्ट को खराब करना है।
चलिए सर, आई मीन गुड डिस्कशन ऑन लद्दाख. लेट्स मूव ऑन टू योर पंजाब डेज. हाँ, पंजाब की बताता हूँ आपको. हाँ, आप पंजाब डे से शुरू कर दो. आपकी कहानियां कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग, दर्दनाक, दर्द भरी, जो आपने आपके जैसे आपने बोला, जो कि आई थिंक आपने जो एक लाइन बोला मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो शायद हम हुक में भी चलाएंगे. वो आपने बोला कि मैंने अपने आंखों के सामने पंजाब और कश्मीर को बदलते हुए देखा है. और वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है सर. तो पंजाब की कहानियों पे आ जाओ आप. देखो, पंजाब मेरे दिल के करीब है. हाँ. हम भी पंजाब के ही हैं. अर्स्टवाइल पंजाब हरियाणा बन गया करेक्ट 66 में. तो एक जैसे लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, और ब्रेव लोग हैं. या तो खेती करते हैं या फौज में जाते हैं. एंटरप्रेन्योर लोग हैं. तो धरती ऐसी है ना पंजाब. कल परसों किसी ने मुझे लिखा कि सर ये सारे टेररिस्ट हैं, ये वो. मैंने कहा यार, कहते सर ये सारे किसान आंदोलन पंजाब वाले क्यों आते हैं. मैं कहा तू ये क्यों नहीं पूछता यार, ये भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय और राजगुरु सुखदेव और ये सब के सब पंजाब से क्यों आए थे. चुप हो गया, जवाब नहीं आया. मैंने कहा यार कुछ है इन लोगों में, कुछ तो है ना इन लोगों में. इन्होंने तो अंग्रेजों की वो हिलाई ना, नींव हिलाई. और कब से गुरु रहे हैं इस देश के अंदर. मतलब तो दैट मीन्स धरती के अंदर हैं बहुत कर्मठ लोग हैं. तो ये बात आपको माननी पड़ेगी. करेक्ट. अब जब ये आया ना, साया आया आतंकवाद का, मैंने देखा कि पूरी पॉपुलेशन के दिलो दिमाग में बहुत एक डर सहम गया था. वो डर मैंने खौफ देखा है जब मैं पट्टी, तरन तारन और इसमें मैं रात को घूमता था. और मेरी आदत थी, मैं पंजाबी भी बोल लेता था क्योंकि फिरोजपुर में कॉलेज किया था. तो और मुझे लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता था. और लोगों को भी, अरे मेजर साहब आए ने गल करेंगे, ये है वो है, ऐसे करके. तो मैंने वो खौफ देखा उनकी नज़रों में. अब एक इंसिडेंट बताऊंगा कि ये बात है दिसंबर की, और हल्की हल्की ये गेहूं तकरीबन. दिसंबर कौन से साल की? दिसंबर है ये 91 की. 91 दिसंबर की है, या 91 दिसंबर की बात है. तो हम बिल्कुल पट्टी के अंदर एक एफसीआई का गोडाउन था. तब कुछ रहने के लिए जगह भी नहीं थी. एफसीआई के गोडाउन में हम रहते थे लिटरली. एक जो थोड़ा खाली था जिसमें गेहूं नहीं थे, उसके अंदर ऐसे हमारा टेंट लगा हुआ था. बहुत ही मतलब ना कोई ऐसी मिनिमल उसके अंदर हम, और बाहरी टॉयलेट खोद रखे थे. बहुत ही मिनिमल उसके अंदर मेरी कंपनी थी. तो हमें खबर मिली कि ऐसे ऐसे ये एक सेल्फ स्टाइल लेफ्टिनेंट जनरल है और एक और उसके साथ है, ये यहाँ से यहाँ इनकी हरकत होती है. तो क्योंकि लोगों से मिलने का शौक था तो लोग बता भी देते थे कि ऐसे ऐसे है. और सब दुखी थे उग्रवाद से. जैसे कश्मीर में लोग दुखी हैं, वैसे वहाँ भी लोग दुखी थे. अच्छा. ठीक. हाँ यार, कोई नहीं चाहता यार कि रोज बंदूक लेके मेरे घर के बाहर आ जाए. ठीक है. और ये बहुत बेहुदे लोग होते हैं इनकी, चाहे वो कश्मीरी मिलिटेंट हो, चाहे वो खालिस्तानी मिलिटेंट थे, जो भी है. और जहाँ भी मिलिटेंसी होगी ये होगा ये. तो ऐसे ऐसे होते हैं. मैंने कहा ठीक है भाई. तो हमने ना, मेरा माइंड हमेशा अनकन्वेंशनल रहा है, नया सोच कि यार अगर ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको नया क्या कर सकते हैं हम. अगर हम टिपिकल काम करेंगे तो उनको पता है फौज कैसे आती है, इनको पता लग जाएगा, छुप जाएंगे. और जहाँ गन्ने के खेत फुल उस पे हों, और गेहूँ इतना इतना हो, और नदी के किनारे क्या दौड़ना भागना बहुत मुश्किल है, रेतीली ज़मीन होती है ना. ये मैं बात कर रहा हूँ हरिके के पास. हरिके डैम जहाँ है उसके आगे, जब नदी के किनारे में वहाँ पे. तो हमने एक ऑपरेशन किया इस खबर के बेस के ऊपर सुबह सुबह. और उसमें जो है हर चीज़ जो मैंने सोची थी कि नया करेंगे कुछ, और ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट नहीं लेके जाएंगे, लाइट फुटेड जाएंगे, सो दैट दौड़ने की जरूरत पड़ी तो दौड़ सकते हैं हम. कौन से इक्विपमेंट लेके जा रहे थे? मतलब नॉर्मल राइफल वगैरह. बट वी वर नॉट कैरिंग आवर बिग पैक, या ज़्यादा एमनिशन का मंगा लेंगे जरूरत पड़ी तो. तो उसमें मुझे अच्छे से याद है कि सुबह सुबह धुंध छाई हुई थी, बहुत ठंड थी, और जो है ऐसे खेत में हमने देखा कि दो बंदे दौड़ रहे हैं. और मेरे साथ एक बंदा कहता है साहब मिलिटेंट है. मिलिटेंट ही कहते थे उनको भी. खड़कू है. मैं कहाँ है? कहता वो फायर करो. मैंने कहा बेवकूफ़, पता नहीं कोई गाँव वाला होगा, मरवा देगा तो. कहता नहीं. तो हमने एक बॉक्स टाइप एक फॉर्मेशन बना के, पूरा यूनिट का बहुत बढ़िया ऑपरेशन था वो. और कितने लोग गए थे इसमें? इसमें होंगे 100-150 लोग होंगे, अलग अलग कंपनियों से. मेरा एक साइड से था कवर करना मेरे को, फिर दूसरी कंपनी ऐसे करके थे. तो मेरे सामने सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी उनके ऊपर कि यार ये बंदे हैं. तब तक कंफर्म नहीं था क्योंकि इतनी दूर से वो होंगे 40-50 गज. इतनी देर में जो है हमने कहा
इनके पीछे भागो, वो आगे आगे भागे, हम पीछे पीछे, और वो ऐसे करके फायर करें। तो यहाँ से भी फायरिंग शुरू होगी और कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और एक बंदा हमने देखा खेत के अंदर घुसते हुए, गन्ने के खेत में, और मेरा बंदा जो है एक मैं नाम याद आएगा बताऊंगा, साउथ इंडियन था, और एक खालसा था, गिरधर खालसा, तो मुझे याद है, उसको मैंने अवार्ड भी दिलाया इस ऑपरेशन, गिरधर सिंह, बास्केटबॉल प्लेयर भी था। प्लेयर बड़े बढ़िया काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन ना, दे आर वेरी गुड इन ऑपरेशंस, क्योंकि माइंड बड़ा तेज होता है ना। करेक्ट। स्पोर्ट्समैन आर ग्रेट सोल्जर्स। तो गिरधर था मेरे साथ, साउथ इंडियन में बताता हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ, केरला का था। वो भाग के उसने ना राइफल उठा के मुझे दिखाई, कहता सर राइफल, बंदा खेत के अंदर है। मैंने कहा खेत में चार्ज नहीं करना, बेवकूफ़ी मत करना, उसका दूसरा भी हो, AK-47 हो, क्योंकि ये एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रहा है दीपक मेरी जिंदगी में कि यार जवान नहीं जाना चाहिए भाई। 2 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे यार, अच्छे से निपटेंगे इनके साथ। जल्दीबाजी में हम कई बार कैजुअलिटी खाते हैं, फिर सारी उम्र उसका पछतावा रहता है। मैंने कहा जवान नहीं भाई, मैंने कहा रुक जाओ अभी तसल्ली से। तो तब तक हमने फिर वो पंजाब पुलिस की भी टोली आ गई, तब बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था हमारा, और हमने फिर उसको गन्ने के खेत में सर्च किया तो एक लाश वहाँ मिली। एक लाश जो सेल्फ स्टाइल था, जिसके पास AK-47 थी, वो थोड़ी दूसरी दूर थी, वो किसी और की गोली से वहाँ वो हुआ। तो हमने ये कि सेल्फ स्टाइल लेफ्टिनेंट जनरल था और एक उसके साथ था, ये 2 बंदे ठोके, कोई आधा 1 घंटे ये चली फायरिंग, और ये चला तबाह के, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट वी वर सक्सेसफुल। एंड उस एरिया के लोगों का रिस्पॉन्स, नज़रों में बोल नहीं सकते, नज़रों में कि भाई बढ़िया हो गया। क्या करते थे ना ये लोग, किसी के घर में आ जाना, डिक्टेट था भाई, माँ की दाल बनेगी, रोटी बनेगी, ये वो, फिर इनकी नज़र रहती थी बहू बेटियों पे। ये भी मैंने देखा है, ये मैंने पंजाब का ये सिचुएशन भी मैंने देखी है पंजाब के अंदर। बहुत बहुत मतलब ना, ये क्रिमिनल एलिमेंट इनमें ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। ड्रग्स भी का भी मामला मिल जाएगा आपको, गन रनिंग भी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं इनकी, क्योंकि लोग इनको हीरो वर्शिप करते हैं, तो इसलिए जो है लोग बहुत मन मन में खुश हुए कि चलो इन लोगों का खात्मा हो गया वहाँ से। तो ऐसे हमने कई छोटे छोटे वहाँ पे ऑपरेशन किए, किसी में 1, किसी में 2, किसी में वैसे एरिया हमने साफ कर दिया, वो घबरा गया यार ये लोग तो बहुत एक्टिव हैं। इंटरेस्टिंग। और आई थिंक आपने कहीं पहले तो ये भी बोला था कि आप मतलब कम लोगों को लेके जाते हो। हाँ, स्मॉल टीम। मैं ये भेड़ उसमें नहीं कि आप 40-50-100 बंदे ले जाओ, MMG ले जाओ, ये वो कुछ नहीं। बट ऐसा कभी हुआ है कि स्मॉल टीम लेके गए, कोई ऑपरेशन किया हो स्मॉल टीम को लेके, और फिर कहीं पछतावा हुआ हो बाद में कि अरे यार इसमें तो और बंदे होते तो पछतावा नहीं हुआ, लेकिन एक बार हमने कश्मीर में, अब हाँ। मैं आपको अनंतनाग ले जाता हूँ। आ जाओ। और अनंतनाग में हम क्या करते थे ना दीपक, अनंतनाग कहाँ पे है? ये अनंतनाग साउथ कश्मीर। ओके। देखो बारामूला कपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर है, फिर आगे श्रीनगर, फिर आप साउथ में आ जाओ ना, जहाँ जवाहर टनल से हम काजी कुंड और ये खानाबल राइट चले जाओ तो अनंतनाग बहुत बड़ा शहर है, जिसको लोकल उसमें इस्लामाबाद कहते हैं। वहाँ से फिर आप वेरीनाग, कोकरनाग, जहाँ से ये हमारी नदियाँ स्टार्ट होती हैं, फिर चले जाओ दक्षिण, फिर डोडा, किश्तवाड़, पीर पंजाल, तो बहुत डेंस एरिया है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे दीपक, मैं एक्चुअल स्मॉल टीम में मेरा वो था, मेरे पास 7-8 लड़के थे, हर एक दिलेर, हर एक बहुत इंटेलिजेंट, हर सोल्जर। आप ही पिक करते थे लोगों को कि हाँ, सारे ये मेरे ट्रेंड थे, मैंने अच्छा। इनको ट्रेन किया था। हाँ। मेरी टीम थी ये मेरे खिलाड़ी थे ये। हाँ। और अलग अलग देश के अलग अलग कोने से थे, इनको तो मैं जानता ही आपका कैसा था सिलेक्शन प्रोसेस कि इसको पिक करना है, इसको पिक करना है? देखो, वो मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से था? सबसे पहले मैं सिंपल देखता था। हाँ। सिंपल बंदे, हाई ऑन इंटेलिजेंस। मैं चाहता था जो सोचते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जवान है तो उसका काम है सोचना, नहीं है कि ऑफिसर ही सोचेगा वही बताएगा वहां बैठ जाए, नो, थिंकिंग इंडिविजुअल्स, गुड इन फायरिंग की ऐसी प्रैक्टिस मैं कराता था। मैंने ऐसे एक इम्प्रोवाइज रेंज बना रखी थी वहाँ पहाड़ी के पास, वहाँ ले जाता, जिस दिन फ्री होता ना आ जाओ भाई, सबको, कुक को भी फायरिंग करानी, धोबी को भी फायरिंग करानी, सबको फायरिंग कराता था, बार्बर को चल भाई तू भी चल फायरिंग। तो सबकी फायरिंग में अलग अलग तरीके से इनोवेटिव प्रैक्टिस कराता, मैं देख लेता किसकी फायरिंग अच्छी है, कौन भाग सकता है वेपन लेके, कौन ये करता है। तो बड़ा अपने कमांडो टाइप मैंने अपना ही स्कूल खोला हुआ था वहाँ। अच्छा। तो उसमें से मैंने ये 8-10 लड़के सेलेक्ट कर रखे थे। तो एक हो गया थिंकिंग, एक हो गया गुड इन फायरिंग, फिजिकल फिटनेस, यू मे स्टे विदाउट फूड फॉर 2 days, 1 day, एंड टफ, इतना टफ चढ़ना, बोलती बंद हो जाती, ऐसी ऐसी जगह थी,
तो आई नीडेड पीपल वर फिट. मैं आई वॉज 40+, बट मैं अपने पीक पे था फिटनेस. मेरी पीक थी फिटनेस की 40 साल की उम्र में, बिल्कुल फिट था मैं इन सबसे साथ तो रह ही सकता था, आगे नहीं तो ये था. एंड ऑफ कोर्स जो मेरी थिंकिंग में हो, बिल्कुल सेकुलर टाइप के सोच विचार हों, जो लोगों से घृणा ना करते हों किसी उसको लेके, और मतलब क्विक एक्शन कर सकते हों, लोगों से बात कर सकते हों अच्छे से. तो ऐसे करके हमने ये बंदे सेलेक्ट. तो हम क्या करते थे दीपक, जैसे हमने कोई कहीं की इंटेलिजेंस है, किसी ने मुझे बता दिया, मैं खाली हाथ घूमता रहता था कई बार बाजार में फिरन पहन के, तो लोग मुझे गले मिलते थे, और कई बार गले मिलते हुए मेरी जेब में पर्ची डाल देते थे कि मोर सर मिलेंगे आज, उनको बता देंगे कहाँ पर ये लोग आते हैं क्या है. तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस देश में, और वो भी कश्मीर में, जो चाहते हैं कि हम सक्सीड हों. करेक्ट. तो ऐसे हमें खबर मिली, तो हमारे से कोई 10-12 किलोमीटर दूर एक एरिया था, बहुत घना एरिया, बहुत गांव, छोटे छोटे ऐसे पहाड़, और उसको हम छावनी कहते थे कि यार यहाँ तो मिलिटेंट रहते हैं लेकिन साले मिलते नहीं है. अच्छा. क्योंकि इधर छुप गए, उधर छुप गए, मक्की की फसल में छुप गए, कहाँ ढूंढोगे यार? चूहे को कैसे ढूंढ सकते हो आप खेतों में? अगर आप बोल दे कि खेत है इसमें 4 चूहे हैं, पकड़ लोगे? वेरी डिफिकल्ट. तो ऐसे करके तो हम क्या करते थे, रात को 2-2:30 बजे हम जाके कोई खास जगह पे पेड़ों में या जंगल में जाके छुप जाना हमने, रात को 2-2:30 बजे. फिर रात वहीं निकलनी, सुबह सुबह जब दिन निकलता था पूरा दिन अलर्ट रहना हमने, अगले दिन देखते रहना बाइनोकुलर से, यार कोई आ रहा है, कोई हरकत, कोई ऐसे. और किसी को नहीं पता गांव को, क्योंकि अगर नॉर्मल फौज आएगी चलती हुई तो 5 किलोमीटर पता चलता है फौज आ जाती है, सबको सिग्नल मिल जाता है, फिर सब छुप जाते हैं, तो किसी को नहीं पता. तो एक दिन की बात है, ये भी मैंने कहीं जिक्र नहीं किया जो आज मैं आपको बताऊंगा ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो शाम को तकरीबन, अब देखो पूरी रात निकल गई, चलते हुए हम निकले होंगे 10-11 बजे, 2-2:30 बजे पहुंचे, हम बैठे रहे. रात की बात है. हाँ. फिर अब दिन निकल गया, पूरा दिन हम सुबह देख रहे हैं, अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी लोग बस आ गई लेके जाने के लिए, फिर पूरी दोपहर निकल गई, शाम को लोग वापस आ रहे हैं, बच्चे वापस आ गए हैं दोपहर को स्कूल से. और एक गांव का एक रूटीन, एक गांव का रूटीन होता है, औरतों का रूटीन, घर वालों का रूटीन. शाम हो गई तकरीबन, और मैं कह रहा हूँ घड़ी देख के, मैंने कहा यार पूरा दिन हमने निकाल दिया, 24 घंटे. तो मैं बोलने वाला था अपने जवानों को सिग्नल देके कि यार पैकअप करते हैं, चलते हैं यहाँ से, है ना, वापस या कुछ करते हैं. इतनी देर में मेरे को 2 आवाज़ आती है AK-47 की, ठा ठा, और उसकी आवाज़ बड़ी पेक्यूलियर साउंड है AK-47 की, मतलब वो साउंड किसी और वेपन सिस्टम की नहीं है. एटलीस्ट आई न्यू दैट साउंड सो वेल. हमको कितना 2 गोली लगी, मैंने कहा इसका मतलब कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट हो गया तो भाई ये तो अच्छी बात होगी कि कांटेक्ट हुआ, इसका मतलब हमारे नहीं किसी ने कांटेक्ट किया. तो मैं उठा, मैंने आसपास मेरे एक बंदा था साथ, मैंने कहा, कहते सर कुछ पता नहीं लग रहा. मैंने कहा देखो यार आसपास कहाँ है. तो कोई हमें 5 मिनट पता करने में लगे फायर कहाँ हुआ. तो इतनी देर में मेरा लड़का था दिनेश, अभी मुझे इसका नाम है, छोटा सा गढ़वाली, वेरी वेरी निबल फुटेड, वेरी हाई स्मार्ट गाई, कहता सर बंदा ठोक दिया एक. मैं कहाँ? कहता वो देखो. तो एक कंपनी कमांडर था, हिजबुल मुजाहिदीन का कंपनी कमांडर, सीनियर वो था. तो उसका वो कहीं वहाँ आसपास आता था, कोई उसकी माशूका थी क्या था वहाँ पे. तो ये था हमें कि ये इसी इंटेलिजेंस पे हम आए थे कि यहाँ पे कभी कभी आता है जब बिल्कुल ऑल क्लियर होता है कि फौज नहीं है, पुलिस नहीं है. और कहता सर मैंने इसको देखा इसकी हरकत से, और आपने जैसे डिस्क्राइब किया था कि थोड़ा सा मोटा है ये, और इसकी चाल कैसे, और अकेले आता है यहाँ, क्योंकि 2-3 को तो लेके आएगा नहीं. कहता मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया, अकेले. इमेजिन, ये है जवान यार, अकेले, कोई नहीं है उसके साथ, अपने साथ, बिना किसी के ऑर्डर के. नो ऑर्डर. माय जवान्स डिडंट नीड ऑर्डर ना, ऑर्डर तो ट्रेनिंग में मिल चुका है ना, क्या करना है. तो वो दिनेश उसके पीछे पीछे. तो जैसे आप, शाम की लालिमा है, और कुछ औरतें नालों में, नाले बहते रहते हैं कश्मीर में, कपड़े धो रही थी, और वहीं से ये झुका और पानी पीने के लिए, और इसे पीछे मुड़ के देखा है. देखो जब मौत आती है ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कोई आपके पीछे कोई है. तो उसे पीछे मुड़ के देखा कि यार ये बंदा कौन आ रहा है मेरे पीछे. तो उसने ऐसे इशारा, औरत को पूछा है कौन आ रहा है. तब तक वो डाउट हुआ ना उसको, फ्रीज हो गया वो थोड़ी देर के लिए. तब तक मेरा बंदा और 50 गज पीछे था, 20-30 गज हुआ, उसने लिया निशाना और ठा 2 गोली मारी, वहीं ढेर कर दिया. गांव में एकदम औरतें चिल्लानी शुरू हो गई, क्या हो गया क्या हो गया ये वो. उस ऑपरेशन में मुझे लगा थोड़ी देर में अंधेरा हो गया. जब तक हम, तब तक जो है ना मुश्किल होगी इसकी लाश को उठाना यहाँ से, क्योंकि
एकदम हल्ला हो गया, और जो और टेररिस्ट थे, मिलिटेंट्स थे इधर उधर,